एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रेकर। तो हम एनसीईआरटी क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने बेसिकली सेल का इंट्रो पढ़ लिया था कि सेल क्या चीज़ होती है, इसने डिस्कवर की थी, कैसे डिस्कवर की थी, और एक आउटर स्ट्रक्चर पढ़ ली थी सेल की कि सेल कैसा दिखता है ना। कैसा दिखता था भाई सेल? ऐसा दिखता था, कुछ कुछ ये न्यूक्लियस था, बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जिसके अराउंड एक साइटोप्लाज्म था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बाहर वाली मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दी थी कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों होती है सेलेक्टिवली परमिएबल? सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए होती है कि जिस मटेरियल की सेल को ज़रूरत है वो उसी को रखती है, बाकी को बाहर फेंक देती है, और उसी को लेती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। इसीलिए सेलेक्ट कर करके ही मटेरियल्स को लेती है और बाहर फेंकती है। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दे रही हुई, लेकिन मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ कि कैसी कैसी दिखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें तो दिस इज़ एन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है एंड एक इनर लेयर होती है। बस अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ कुछ ऐसी दिखती है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। बाकी आप अगर आप डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सबसे पहले ओवर्टन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? ओवर्टन ने। ठीक है जी, इसमें 3 लेयर होती हैं, आउटर, इनर एंड मिडल। ठीक है जी, ये क्या होती है? एक थिन सरफेस होता है जो साइटोप्लाज्म को बाहर के एनवायरनमेंट से डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि साइटोप्लाज्म है, फ्लूइडी मटेरियल है, और ये बाहर का एनवायरनमेंट है। ये क्या कर रही है? इस मेम्ब्रेन को इससे और इससे अलग कर रही है ताकि ये मिक्स ना हो जाए। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। किसका? तो जो मेन फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कुछ भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। तो वो होता है ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट करना? जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। तो ये इसके मेन फंक्शन है। तो ये जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर वो डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अब नया वर्ड आ गया, ट्रांसपोर्ट करती है, लाइक ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2। ठीक है, तो कैसे करती है ये ट्रांसपोर्ट? बाय डिफ्यूज़न। बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न नया वर्ड है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। कि मतलब जहाँ पे किसी चीज़ की कमी है वहाँ पे उस सामान को पहुँचाना। कि जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि बाहर प्लांट्स की जो है वो काफ़ी ऑक्सीजन दी हुई है, वो हमने ली और हमारी बॉडी के अंदर CO2 एक्सेस में उसे बाहर निकाल दी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ। अब फॉर एग्जांपल ले लो डिफ्यूज़न को समझने के लिए, मान लो यहाँ कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। जब वो डायरेक्टली फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे, दैट इज़ डिफ्यूज़न। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिफ्यूज़न क्या होता है? मूविंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर यही प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में हो, कि मान लो पहले ये मेम्ब्रेन नहीं थी, अब ये यहाँ पे मेम्ब्रेन आ गई है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जब हेल्प से ये सारा वर्क होता है तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या होता है ऑस्मोसिस? हाई कंसंट्रेशन टू मेम्ब्रेन। आई होप समझ आ गया होगा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में जो डिफरेंशिएट है। डिफ्यूज़न क्या है? मूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स, मान लो किसी के भी मॉलिक्यूल्स, मान लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, बस। ठीक है, और वहीं अगर वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं तो दैट इज़ ऑस्मोसिस। अब मैं ऑस्मोसिस क्या होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान से देखना। ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक होता है एक होता है आइसोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। इन तीनों के
एक एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनना, कभी नहीं भूलोगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है और इनके टाइप्स। हाइपोटोनिक समझो सबसे पहले। एक काम करना, रात को एक कटोरी में पानी लेना और एक 2-3 किशमिश लेना, ठीक है। उन किशमिश को रात भर उस पानी में छोड़ देना। सुबह उठकर देखना तो क्या देखोगे कि जो किशमिश है वो फूल गई है। क्या हुआ, किशमिश के अंदर पानी की कमी थी, बाहर पानी ज़्यादा था, तो क्या हुआ, पानी जहाँ पे कम था वहाँ की ओर चला गया और किशमिश फूल गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। और वहीं एक पत्थर लेना किशमिश की जगह और उसे पानी में छोड़ देना, कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम टू सेम पड़ा रहेगा। ना तो पानी इधर से उधर हुआ होगा, ना पत्थर सुखड़ा होगा या पानी से भरा होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक। और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एक साइंटिफिक एग्जांपल है, अगर हम हमारी रेड ब्लड सेल्स को सॉल्ट सॉल्यूशन में छोड़ देते हैं तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि बाहर जो है वो पानी की कंसनट्रेशन कम थी, जो क्योंकि उसमें सोल्ट डिजोल्व था। तो जो आरबीसीज के अंदर जो पानी होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। इसके डायग्राम देख लो, जैसे कि कुछ इस तरीके से इसके डायग्राम्स होते हैं। हाइपोटोनिक के अंदर क्या हुआ, सेल फूल गई, स्वोलन हो गई। नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ, तो दैट इज आइसोटोनिक। एंड दिस इज हाइपरटोनिक, सेल सिकुड़ गई है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में होता है। तो हाइपोटोनिक का एग्जांपल किशमिश वाला रख लेना, आइसोटोनिक का पत्थर वाला रख लेना, और हाइपरटोनिक का रेड ब्लड सेल्स का रखना। कभी कंफ्यूज मत होना। बेस्ट एग्जांपल है, पानी अगर ज़्यादा मतलब किसी चीज़ के अंदर चला गया है, स्वोलअप हो गई तो हाइपो, वैसी की वैसी है तो आइसो, और अगर सिकुड़ गई है तो हाइपो। अब इनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए ऑस्मोसिस के ऊपर। सो टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आपको इसे ट्रिक को याद रखना है कि हाइपो, हाइपर, आइसो क्या चीज़ होती है। तो हो गया ऑस्मोसिस आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर लगभग हमने 5-4 तक कर लिया है। इसके अंदर आपके कुछ जैसे और एग्जाम्पल दी गए हैं। अगर ऑस्मोसिस को हम किसी एग की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे, जो एग है उसकी जो वाइट वाली लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अगर हम उसको मतलब उस लेयर को हटा के अगर वाटर के अंदर रखते हैं तो जो वाटर है वो पानी के अंदर चला जाता है, जो एग है एग के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। और वहीं पे अगर हम सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिस्टिल्ड एग को रखते हैं 5 मिनट के लिए तो जो एग है वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि जो वाटर है वो बाहर आ जाता है इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए। अगर कैल्शियम उस एग की लेयर हटाए बिना अगर आपने रखा तो पानी अंदर चला जाता है, और वहीं अगर लेयर हटा के रखते हो तो पानी बाहर आ जाता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, हमने देख ही ली थी, और ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की वो अमीबा के अंदर उससे खाना खाने में हेल्प करती है। कि जैसे अमीबा की क्या होती है, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर तो होती नहीं, मैंने कल ही बताया था आपको, उसमें यूनिसेलुलर और मल्टी, मान लो ये अमीबा की स्ट्रक्चर है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये यहाँ पे इसको फूड इनग्लफ करने में हेल्प करती है थ्रू स्यूडोपोडिया। अब मैं बताती हूँ आपको ये कैसे होता है स्यूडोपोडिया। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी शेप डिफिनाइट नहीं होती, वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसकी हेल्प से वो खाना इनटेक करता है और एक्सक्रीट आउट करता है थ्रू द स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही बनती है। ओके, तो हमने पढ़ लिया अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। मेनली सेमी परमेबल होती है, फंक्शन इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस की हेल्प से होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल्स का हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर मूव करना, और ऑस्मोसिस क्या होता है, वही सेम हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाना बट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर हमने हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक पढ़ लिया कि क्या चीज़ होती है, और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसे
एक अमीबा के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल, मेन कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल का सेल वॉल। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली ह्यूमंस में, एनिमल्स में देखने को मिलती है। वहीं पे जो सेल वॉल है वो मेनली प्लांट्स में देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है हमें? प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो जो सेल वॉल है वो क्या होती है? मेनली हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो एक और लेयर होती है, आउटर लेयर, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ये क्या होती है? सेल वॉल रिजिड होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अब ये किस तरीके से बनती है? जब प्लांट्स के अंदर ओस्मोसिस होता है तो जो सेल श्रिंक हो जाती स्वेलअप हो जाती है, तो वो फटती नहीं है, बर्स्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके बाहर सेल वॉल देखने को मिलती है। तो एक प्लाज्मोलाइसिस एक वर्ड आया, क्या होता है वो भी देख लो। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्लियर है ना? प्लाज्मोलाइसिस में कुछ नहीं होता, जब किसी प्लांट का कोई पर्टिकुलर पार्ट हाइपोटोनिक हो जाता है, हाइपोटोनिक किशमिश फूल जाते हैं, स्वेलअप हो जाता है, तो वो बर्स्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके बाहर रिजिड सेल वॉल होती है, वो एक प्रेशर बना के रखती है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है या जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो फटती नहीं है। इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, हमने देख ही लिया। ये उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड बाय सेल वॉल। प्लांट को क्या करती है? एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि रिजिड है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से सेल बर्स्ट नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है। क्यों होती है? सेल्यूलोज की वजह से होती है, रिजिड होती है, जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इस फिनोमिनन को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। आई होप अब याद रहेगा। ठीक है। जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में, फंगी में, बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अगेंस्ट में खड़ी रहती है, मतलब उसे वो फटने से बचाती है, पानी को सोखती रहती है। जब सेल स्वेलअप हो जाती है तो एक प्रेशर बनता है। क्या? सेल वॉल स्वेलअप हो जाती हैं तो प्रेशर बनता है। किसके अगेंस्ट? सेल वॉल के अगेंस्ट सेल वॉल, जो उसे फटने से बचाती है। जो वॉल है वो भी क्या करती है? इक्वल प्रेशर बनाती है। मान लो ये सेल वॉल है, क्या है? सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल वॉल है। इसके अंदर अगर हम पानी डालते जाएंगे तो क्या कर रही है? ये इस वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगा रही है, तो वहीं पे क्या करती है? ये वॉल भी इसके अगेंस्ट में प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से ये सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बर्स्ट नहीं होती है। जो वाटर है वो इक्वल प्रेशर में आता भी है और जाता भी है, ये ज़्यादातर एनिमल सेल्स में नहीं होता है, मेनली प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। सो गाइस, आज हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ी जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब एक तरह से आउटर स्ट्रक्चर जो है हमने कंप्लीट कर लिया, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। कल की नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो एक वीडियो में हो नहीं पाते हैं।
आई मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ये नहीं है कि एक वीडियो में सारा सल्टा देना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। सो टिल देन, गुड डे, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।